स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हमें देखना है मोल कॉन्सेप्ट या इसे हिंदी में कहते हैं मोल संकल्पना। क्या होता है ये? हम लोगों ने पढ़ा है कि परमाणु और अणु जो हैं या एटम्स जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत छोटे होते हैं, परंतु किसी भी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो इस बड़ी संख्या को बार बार तो नहीं लिखा जा सकता है ना, इसलिए हमने एक मात्रक की आवश्यकता थी जिसको मोल कहा गया। इस बड़े से नंबर को, जो छोटी सी चीज़ में भी ढेर सारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं, इनकी संख्या को नापने के लिए एक हमने यूनिट बनाई जिसको कहा गया मोल। कैसे बनाई, चलिए इसको देखते हैं। 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स और एंटाइटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसका बेस हम लोगों ने कार्बन ही लिया है, तो यहाँ पर भी कार्बन 12 आइसोटोप जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है नेचर में, उसके 12 ग्राम में जितने कार्बन एटम्स होते हैं उस संख्या को क्या कहा गया? 1 मोल। अब हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक कार्बन एटम का वजन कितना होता है? 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? हम इसको 12 से क्या करें, 12 को हम इससे डिवाइड कर लें। चलिए कैसे आया मोल ये देखते हैं। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटाइटीज नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस मे बी। एक मोल जब भी कहा जाएगा तो उसमें संख्याओं, जो उसमें एंटाइटीज यानी कि अणु हो, एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, उनकी संख्या हमेशा सेम रहेगी। जैसे हम लोग कहते नहीं है 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में हमेशा 12 चीज़ें होती हैं, चाहे वो 1 दर्जन हम लोग सेब लें, 1 दर्जन कोई पैकेट लें पेंसिल का, कुछ भी लें, तो 1 दर्जन में जैसे हमेशा 12 चीज़ें होती हैं, एक ओवर में हमेशा 6 गेंदें होती हैं, वैसे ही 1 मोल में हमेशा जो एंटाइटीज़ होंगी, जो अणु और परमाणु और मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हमेशा सेम होंगे। ये याद रखिएगा। 1 मोल ऑफ कार्बन वेट 12 ग्राम। हमने क्या लिया था? 12 ग्राम कार्बन का वजन जितना था उसको 1 मोल लिया था। अब चूंकि हमें कार्बन के एक एटम का वजन पता है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, तो अब एक मोल में कितनी एंटाइटीज होंगी या कितने कार्बन एटम्स होंगे, वही हमारा मोल संख्या होती है। तो 12 को हमने जब डिवाइड किया 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 से, तो हमारा आंसर आया 6.0221367 इंटू 10⁻23। अब देखिएगा यहाँ पे -23 जब अपॉन में था तब 23 था, माइनस में था, ठीक है, लेकिन जब ये न्यूमरेटर में ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये सिंपल मैथ है। तो ये अंतर याद रखिएगा बेटा, ठीक है। कार्बन एटम का वजन जो होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए निगेटिव में 10 की पावर थी, बट संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत हल्की चीज़ जो होगी वो थोड़ी सी भी लेंगे तो उसमें अणु और परमाणु की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए ये संख्या पॉजिटिव में आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या कितनी एंटाइटीज होती हैं हमारी? 6.0221367 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। तो यही हमारी एक मोल की संख्या है बेटा, ये याद रखिएगा। जैसे हम कहें 1 दर्जन में 12 होता है, एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं, वैसे ही एक मोल में कितनी एंटाइटीज होंगी? 6.0221367 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या जो भी एंटाइटीज हम ले रहे हैं, ठीक है। दिस नंबर ऑफ एंटाइटीज इन 1 मोल इज सो इम्पॉर्टेंट। ये जो संख्या है बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको एक अलग से नाम और संकेत दिया गया है। इट हैज़ बीन गिवन अ सेपरेट नेम एंड सिंबल। नेम क्या दिया गया है इसको? नेम दिया गया है बेटा इसको अवोगाद्रो स्थिरांक या अवोगाद्रो कांस्टेंट, और इसी को अवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। सिंबल इसका क्या रखा गया है? Na, नंबर ऑफ अवोगाद्रो, जैसे भी आप याद रख पाओ, ठीक है। N कैपिटल में रहेगा, A सफिक्स में नीचे छोटा सा रहेगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कहें 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इसका मतलब है कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। या अगर किसी ने आपसे कहा कि 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। या किसी ने आपसे कहा कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड है, तो इसका क्या मतलब है? 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स हैं किसकी? NaCl की। तो ये आपको क्लियर है, एंटाइटीज हमेशा सेम रहेंगी। 1 मोल आया कहाँ से? 12 ग्राम कार्बन के वजन को 1 मोल कहा गया था। 12 ग्राम कार्बन के वजन में जितनी कार्बन एटम्स होते हैं उसको 1 मोल कहा गया था। और 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन एटम्स होंगे, इसको हमने क्या किया? एक कार्बन एटम से 12 ग्राम को डिवाइड करके निकाला, ठीक।
तो ये क्लियर है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड। मोलर मास काफी सिंपल है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम, 1 मोल सब्सटेंस को जब हम ग्राम में वजन कन्वर्ट करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? मोलर मास। ये डेफिनेशन थी, पर यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। द मोलर मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक फॉर्मूला मास इन यू। जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा था बेटा, जब हम लोग मोलर मास को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमेरिकली वो इक्वल आता है किसके? एटॉमिक मास यूनिट के। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मोलर मास ऑफ वाटर कहें हम, तो मोलर मास जो वाटर का है वो क्या होता है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का हम लोगों ने देखा था 1.008 होता है एटॉमिक मास यूनिट, और ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं तो कितना हो जाएगा? 2.0016 प्लस 16, ये हमारा आएगा 18.02। इसको आप करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर एक्सप्लेन तो हमने कर ही दिया है, सिंपल है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड का लेंगे तो सोडियम का अलग और क्लोरीन का अलग, दोनों हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक। यूनिट में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर मोल हमने ग्राम के साथ में लिखा है इसलिए इन्वर्स लगाइए इसकी पावर, और जब आप अपॉन में लिखोगे तो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत संगठन। ये बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, किसी भी फॉर्मूला में किसी भी सब्सटेंस में कोई एलिमेंट किस परसेंटेज में मौजूद है ये हमें निकालना होता है। तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखें, टोटल को नीचे रखें, इनटू 100 कर दें, ठीक। जैसे हम लोग लाभ हानि निकालते थे, प्रॉफिट और लॉस निकालते थे, वैसे ही देख लेते हैं इसे एक बार। इट मीन्स टू आइडेंटिफाई इन व्हाट रेशियो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। इसका मतलब है कि किस अनुपात में कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी संगठन जो है, जो जिन चीज़ों से मिलके वो बना हुआ है कंपाउंड, वो कितनी कितनी परसेंटेज में अवेलेबल हैं, बस ये ज्ञात करना। वन कैन चेक द प्योरिटी ऑफ अ गिवन सैंपल बाय एनालाइजिंग दिस डाटा। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो कितना प्योर है, नमूना शुद्ध है या नहीं, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एज वी ऑल नो वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो नाउ कैलकुलेटिंग देयर परसेंटेज कंपोजिशन। अब हमें पता है हाइड्रोजन जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसमें कितना परसेंटेज हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमें मोलर मास तो पहले से पता है बेटा, कितना होता है? 18.02 ग्राम। मोलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास, ये याद रखिएगा, ठीक है। मोलर मास जो है वो नॉर्मली एटॉमिक मास के इक्वल ही होता है। परसेंटेज अगर हाइड्रोजन का निकालेंगे तो हाइड्रोजन अपॉन टोटल इंटू 100 कर देंगे, अभी हमने आपको बताया। तो हाइड्रोजन 2 है इसलिए 2 इंटू हाइड्रोजन का मोलर मास 1.008 अपॉन 18.02 टोटल इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11.18%। तो ये आपका हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन आ गया। नेक्स्ट है आपका, अगर ऑक्सीजन का भी इसी में निकालें तो ऑक्सीजन का हमें पता है कितना होता है? 16 अपॉन में करेंगे 18.02 टोटल इंटू 100, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालना तो सिंपल है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा आज की हेडिंग लास्ट है ये, एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिकुलर फार्मूला, या कहें हम और मॉलिकुलर फार्मूला। इसको हिंदी में कहते हैं मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला को, और मॉलिकुलर फार्मूला को आणविक सूत्र या एटॉमिक फार्मूला, ठीक है। क्या होता है ये मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फार्मूला? किसी यौगिक या कंपाउंड में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी विभिन्न परमाणुओं की किसी भी यौगिक में, उसे हम क्या कहेंगे? मूलानुपाती सूत्र। जबकि आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। इंग्लिश में समझते हैं, एन एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स। इसको एग्जांपल से देखेंगे बेटा तो अभी और क्लियर हो जाएगा। इन अ कंपाउंड वेयर एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला लें H2O2, तो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस
एक्सप्रेस इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, अगर हम इसको एम्पिरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र में व्यक्त करें तो हमें पता है कि H भी, हाइड्रोजन भी 2 हैं, ऑक्सीजन भी 2 हैं, तो 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है ना, तो जैसे ही हम लोग कॉमन फैक्टर 2 को रिमूव करेंगे हमारा एम्पिरिकल फार्मूला हमें मिल जाएगा, दैट इज HO। ठीक, इसको अभी हम लोग और एग्जाम्पल से समझेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज। एग्जाम्पल फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉमन फैक्टर में क्या मिल रहा है, 6। जैसे ही हम 6 यहाँ से रिमूव करेंगे हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बचेगा, CH2O। C से 6 गया, C6 का 6 चला गया, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, ये ऐसा नहीं बेटा, यहाँ पे हम लोग 6 रिमेन कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा, डिवाइड करना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा O भी 1 बचेगा, तो हमारा क्या बच गया, CH2O। बट मॉलिकुलर फार्मूला, अब मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला तो क्लियर है आई होप, ठीक है, कॉमन फैक्टर को रिमूव करना है सिर्फ, और कुछ नहीं। मॉलिकुलर फार्मूला देखते हैं। मॉलिकुलर फार्मूला गिव्स एक्चुअल रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला सपोज आपको दिया हो और कॉमन फैक्टर दिया हो, तो मॉलिकुलर फार्मूला क्या बन जाएगा, मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, वेयर n इज कॉमन फैक्टर। सपोज आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है ग्लूकोज का CH2O और कॉमन फैक्टर दिया हुआ है 6, तो आप तुरंत 6 से क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, C6H12O6, दैट इज अवर मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला जो हमें पता था पहले से, जो अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे। नया यहाँ पर क्या है, सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र, जिसमें हम लोग कॉमन फैक्टर को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, हम और एग्जाम्पल आपको शीट में भेज देंगे, साथ में प्रैक्टिस शीट भी भेज देंगे शाम तक। तो तब तक आप इस वीडियो को देख लीजिए और कोई भी डाउट हो तो ग्रुप पर पूछ लीजिए। पढ़ते रहिए, थैंक यू।